बिजनेस तो उन लोग का भी लॉस में है और अपना भी। कितने लकी लोग रहे, मुझे फोमो करा रहे हैं। भाई मेरा को फाउंडर है मेरा फादर, तो पहले शार्क टैंक नया नया आया ना, तो उनको समझाते समझाते मेरी वो हो गई। हमें पता भी नहीं था कि इतना बड़ा होने वाला है शो, टीवी पे भी आने वाला है। लेकिन अगर आपको मौका मिले कि यार वापस आओ सीजन 4 में, और अगर अब तक के बाद 3 सीजन के रेफरेंस हो गए, क्या चेंज करोगे? अभी इंडिया में क्यों, अभी तो यूएसए में जाएंगे ना। ये भी बोलते कि तुमने फोकस नहीं तुमको फोकस नहीं है, तुमको B2B कर देगा, B2C कर पता नहीं। चार बातें अलग आ जाती है, जबकि अपने को तो चार बातें करनी नहीं है भाई। मेरे मतलब एक ही बात करनी है। नहीं है। ऑल सेट, शुरू करें? वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय चेतन, मॉर्निंग आदिल, हेलो अर्थ, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। मेरे को लग रहा था कि मैं अगला सीजन शायद सूरत में नहीं करूँगा, लेकिन होता है ना, सूरत सरप्राइज करना नहीं छोड़ता है मेरे को। क्योंकि अभी आई थिंक 9 महीने पहले जर्नी शुरू करी पॉडकास्ट की, तो मेरे को लगा था कि थोड़ा लेट करेंगे, सूरत को 1-1.5 साल के बाद कवर करेंगे। लेकिन फिर वही सीजन 3 आया शार्क टैंक का, फिर अपने सूरत के लोग दिखने लग गए, तो मैंने बोला वापस एक बार सबको बुलाते हैं। सीजन 1 से लेकर माहौल बनना शुरू हो गया वापस से, कि सीजन 1 से लेके सबको बुलाते हैं और समझते हैं कि यार, क्योंकि देखो आप लोग तो अब ओजी हो गए हो, स्पेशली चेतन, कि यार शार्क टैंक जाना है। लेकिन जैसे मैं भी तीनों सीजन फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली सूरत के फाउंडर्स के तो एपिसोड देखता हूँ, तो मुझे भी दिख रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है सीजन 1 से सीजन 2 में, सीजन 2 से सीजन 3 में। तो बस वही मेरे को एक माइंडसेट लगा कि एक बार हर सीजन से एक फाउंडर को बुलाए और समझे कि क्या बदला है। 2 रीज़न, एक तो उससे आप लोगों की भी थोड़ी बहुत जर्नी समझ में आएगी, और दूसरा अगर कोई सीजन 4 की तैयारी कर रहा है तो उसको समझ में आएगा कि ईयर ऑन ईयर क्या चेंज होने वाला, क्या सरप्राइज एलिमेंट ऐड हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये है, वो JEET वो UPSC से भी ज्यादा तैयारी अब शार्क टैंक में लग रही है, इसलिए बनने चाहिए। नहीं बनते कि जो चाहिए। पता है कि भाई क्या तैयारी करके जाना है। एग्जैक्टली और इसी JEE और UPSC से मेरे को याद है, कहते हैं ना कि अगर UPSC है, IAS और IPS है, तो वो यूपी बिहार का ही बनेगा। तो मेरे को लग रहा है कि सूरत वाले बहुत दिखने लग शार्क गए। टैंक गुजराती बनेगा। शार्क टैंक गुजराती बनेगा। तो टायर 3 ज्यादा हाँ, टियर 2 टियर 3 तो भाई मचा रखा है, और इसमें भी मतलब सूरत गुजरात तो बहुत ज्यादा। सो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखो चेतन तो ना सीजन 1 में जब गया होगा, मुझे नहीं लगता चेतन के पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट था, कुछ भी नहीं। अर्थ, आपने चेतन का एपिसोड देखा था, या आदिल आपने जाने से पहले किसी और के एपिसोड देखे थे? और मैं अर्थ से भी इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि चेतन सो बट ऑब्वियस, मतलब चेतन और हम लोग बहुत बात करते हैं, आदिल से मेरी बहुत बार बात हुई, लेकिन अर्थ अपने कभी आमने सामने बैठ के कभी अपने बात नहीं करी है। तो अर्थ आप ही बताओ कि हाउ वाज योर थिंग, कि आपने चेतन से बात करी थी, किससे बात करी थी, क्या हुआ था? तो एक्चुअली है क्या ना कि मैं 4 महीने पहले इधर सूरत में ऑफिस स्टार्ट करी। आई द वन ओनली फ्रॉम कंपनी जो मैं सूरत से हूँ। ओके, ठीक है, तो हम पहले सब कुछ चेन्नई से ही अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, और अभी भी वहाँ पे ऑफिस है। तो जब सीजन 2 में हमें जाना था, तो एक्चुअली हमने वहाँ के जो फाउंडर्स थे उनसे बात करी थी। सूरत में था कि आई गेस चेतन भाई, आदिल भाई के साथ तो अब जाके कुछ 1 साल में मुलाकात हुई है। लेकिन इवेंचुअली इट वॉज फ्रॉम चेन्नई, हैदराबाद, बिकॉज हमारे जो इन्वेस्टर्स भी थे वो हैदराबाद के, जैसे ISB हैदराबाद, तो वहाँ के कई सारे फाउंडर्स थे जिनके साथ वी वर कनेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सूरत से नहीं, लेकिन प्रीवियस फाउंडर से बात हुई थी। हाँ, कितना रेफरेंस काम आया था उसमें? मतलब आपको क्या लगता है उन्होंने जो बताया, और जब आप एक्चुअल सेट पे पहुंचे थे, आपको क्या चेंज लगा उसमें? तो हुआ क्या ना, अभी तक जो सीजन 1 में आए थे ना, हमने डीप टेक फाउंडर्स नहीं देखे थे। हाँ, सीजन 2 में देखने जाए तो जो मेरे साथ आया था जनित्री वाला, हाँ, वो हम दोनों एक ही कॉलेज के हैं और एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। हम दोनों का एपिसोड भी 12 और 13 है। तो अच्छा, हम 2 ही कंपनी थी जो पूरे शार्क टैंक के बाद डीप टेक लेकर आई थी। ओके, और बेसिकली हमारा डीलिंग भी D2C है, तो वो एक पूरा अलग ही पर्सपेक्टिव था, और हमारे लिए भी एकदम सरप्राइज एलिमेंट ही था वो ओके, जाना शार्क टैंक में, और वहाँ पे 2 गालियाँ खाना और 2 अच्छे फीडबैक्स लेने, और बीइंग अ वेरी यंग फाउंडर्स काफी ज्यादा चीजें रोस्ट होने से हमें बचा ली। हाँ, या हो सकते थे हम बहुत ज्यादा रोस्ट हो या कम रोस्ट हो, बट हमारा जो एपिसोड टर्न आउट हुआ वो काफी कंस्ट्रक्टिव था। करेक्ट। कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट याद है जो फाउंडर से बात करके मिला हो और जिसने आपको शार्क टैंक मतलब एक्चुअल एपिसोड में हेल्प करी हो? नंबर्स। ओह, इफ यू डोंट नो नंबर्स, आपका वहाँ पे आधा डील क्लोज वहाँ पे ही हो जाता है। हाँ, क्लोज इन सेंस शट हो जाता है। करेक्ट। तो नंबर्स हमेशा, अगर आप शार्क टैंक में आ रहे हो, सीजन 4 में आ रहे हो,
तो मेक श्योर कि आप नंबर्स पे ज्यादा फोकस करो। Correct. बाकी बिजनेस तो उन लोग का भी लॉस में और अपना भी। ये भाई क्या बोल रहे हो? नहीं वो बात है। तो दे लुक फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस बट ऑब्वियसली तो नंबर्स इज द की जो आपको पहले से रेफरेंस नंबर्स में हुआ भी था ना मनोज भाई कि एक पिज्जा वाले पिज्जा गैलेरिया करके था कुछ, तो उसमें उन्होंने पूछा आपका जीपी क्या है, तो वो पहले पूछ रहे थे क्या जीपी है यार। तो ये होता है, और ऐसा नहीं है हम उन पे हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। इवन मैं या अर्थ मैंने जैसे बोला, मैं भी जब गया ना तो मैंने सीए को बिठाया साहब बाजू में, भाई को बिठाया क्योंकि वो बीकॉम किया हुआ है, ज्यादातर फाइनेंस वो देखते हैं, लेकिन बीच मेरे को करना है। तो पहले तो सारे एपिसोड देख रहे थे, जैसे आपने पूछा था कि जब हम जाने वाले तो हम पिछले बहुत सारे एपिसोड्स देखते हैं, स्पेशली D2C वाले, क्योंकि हमारा D2C फील्ड जी क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे, पैटर्न हम लोग क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या पैटर्न है शार्क्स का, क्या पूछते हैं, जीपी ये वो, एओवी पूछते हैं, वो कैसे बताएंगे। तो एओवी में हमने अगर पूछते कि भाई कितने रुपए का एओवी है, तो हमने ये देखा कि लोग कई लोगों ने ये बोला है कि 800 रुपए का प्रोडक्ट है, 200 रुपया ये, 300 रुपया ये, ऐसे भी समझा है। कई फाउंडर ने ऐसे भी समझा है कि 800 का प्रोडक्ट है, 20% मार्केटिंग है, ये वो। तो वो एक पैटर्न हमने समझी, सारी चीजें समझी। तो नंबर्स ऐसा नहीं कि पिज्जा गैलेरिया वाला है कोई भी हो, नंबर्स हमें मतलब सीए को शार्क टैंक में जाने से पहले बिठा के ही सारा हमने भी वो चेक किया है। तो उन्होंने जो बोला वो सही है, मैं भी वही बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि भाई वहां जा रहे हो ना तो नंबर्स पे प्रॉपर टॉप ऑफ द नंबर। और वहाँ पे जाने से भी ज्यादा बिजनेस में अगर आप डे टू डे देख लो तो आपके पास एनालिटिक्स नंबर ऐसे भी होने चाहिए, बट वहाँ पे बहुत परफेक्शन के ये साथ रियलाइज आपके हुआ, पास नंबर होने चाहिए। ये रियलाइज हो गया आने के बाद में कि अब वो जो नंबर्स थे ना वो बहुत काम लगते हैं। हाँ। और ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत अच्छे काम लगते हैं। Correct. जैसे अर्थ भाई ने बताया यही कि ये नंबर्स आपके डे टू डे लाइफ में ही होने चाहिए। भाई कभी कभार रियलिटी वाला शार्क भी हो जाए, कोई एंजल मिल गया रास्ते में, कोई इवेंट में मिल गया, भाई चलो मैं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं फंड कर रहा हूँ, बताओ क्या ROAS आ रहा है आपका एड का, Correct. बताओ भाई ईयरली क्या एबिटा बच रहा है। हाँ तो वो एकदम वो होना चाहिए। नहीं, और एक numbers- चीज तो बताऊं, हाँ मजेदार मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है मनोज भाई, क्या यार शार्क टैंक में ना जीपी ये वो बहुत फॉर्म भराने में हाईएस्ट पूछते हैं, सारी चीजें है बिकता ये वो। अच्छा ऐसा है कि मतलब हर किसी को ये आना चाहिए नंबर्स वगैरह, तो नहीं होता, हर किसी को नहीं आता। अच्छा लेकिन जानबूझ के मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े बड़े टर्म्स डाले हुए कि कहीं तो बंदा किसी में कुछ फंस जाए हाँ ऑन सेट पे, ताकि वरना हमको भी कभी- पूछने बताने के लिए कुछ क्योंकि होना चाहिए हम ना। जब जाने वाले होते हैं ना तो हमको यार बहुत टेंस होता है। सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है ना ये इसका ही होता है, एबिटा निकालो नंबर का होता है ये वो। तो हम सोचते भी कि क्यों पूछते होंगे, लेकिन फिर एक बात समझ में आती है कि अगर वो कॉमन टर्म्स पूछ रहे जो सबको पता है तो फिर एंटरटेनिंग कहाँ बनना है, मसाला कहाँ बनना है। सीधी भाई बात वो तो कुछ ऐसे टर्म्स पूछ लेंगे जो पता नहीं है कंटेस्टेंट को, तभी जाके तो फंसेगा, और फंसेगा तभी जाके तो एपिसोड बनेगा। कितने कितने लकी लोग रहे, मुझे फोमो करा रहे हैं। हाँ मतलब बता देखो रही इन दोनों ने तो numbers। बता दिया, रेफरेंस पॉइंट था। चेतन आपको किसी ने बोला था नंबर तैयार करके? कुछ भी नहीं, नंबर्स कंटेंट क्या रहेगा, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, कुछ भी नहीं। तो मतलब पूरा ही नहीं था हमारे लिए। इनफैक्ट हमें पता भी नहीं था कि इतना बड़ा होने वाला है शो, टीवी पे भी आने वाला है, बिकॉज पहले तो OTT का ही प्लान था। yes. तो मेकर्स ने भी बोला था कि इट विल जस्ट कम ऑन OTT, कुछ भी टीवी वगैरह पे नहीं आने वाले। तो नंबर्स वगैरह तो ऑब्वियसली बिकॉज प्रियांक मतलब ही इज द फाइनेंस गाय, Correct. तो सब कुछ उसको मुंह पे ही था। बट वही था कि थोड़ा रिफाइन और करना था, किस तरह से आपको यूनिट इकोनॉमिक्स बताने, प्रॉफिटेबिलिटी, बॉटम लाइन किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर कंटेंट वगैरह कुछ भी रहेगा तो दैट आई विल टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज कुछ भी नंबर्स वगैरह रहेगा तो प्रियांक बता देगा। Okay. सो इट वाज प्री डिफाइंड बिकॉज ही इज द फाइनेंस गाय, वो सारा कुछ देखता है। मतलब आपके केस में फायदा ये हो गया कि जब 6 को फाउंडर हो Yes. तो जाने ना अनजाने मतलब आपके पास एक बंदा ऐसा रेडी था हाँ। जिसको नंबर्स पता थे। इन लोगों के पास रेफरेंस था कि नंबर तैयार करके जाते हैं। बट पता नहीं था ना कि भाई क्या पूछेंगे क्या वो लोग, पूछेंगे। बिकॉज यूएसए का शार्क टैंक देखा था, न्यूजीलैंड का देखा था, बट ऑब्वियसली मतलब पता ही था कि पूरा ही डिफरेंट होने वाला है, सेम टू सेम तो रहेगा ही नहीं, पूरा ही डिफरेंट होने वाला है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, हम तो यूएसए के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके गए थे कि पूरा ही सोफिस्टिकेटेड स्पीच वगैरह, बट वहां पे तो जरा पूरा चेंज ही हो गया। हाँ नहीं वो, लेकिन ये लोग जो नंबर्स की बात बता रहे हैं और जो अभी आदिल ने भी एक चीज बोली ना कि मतलब नंबर्स पता होने चाहिए या वो बेसिक्स इसलिए भरवाते हैं, तो बीइंग द फाउंडर माई सेल्फ ना मेरे को भी ये चीज़ तो हमेशा लगती है। मतलब जब शुरुआत की थी तो मुझे लगता था कि मतलब पहला टेक प्रोडक्ट है,
मुझे लगता था सिर्फ प्रोडक्ट खेल रहा है, लेकिन अब समझ में आता है कि एज ए फाउंडर कोई भी कभी भी मिल जाएगा ना तो पूछेगा कि क्या बना रहे हो, कितना बना रहे हो, तो नंबर्स पता होनी चाहिए पहली चीज। और दूसरा एक और मुझे भी इंस्टेंस याद आया, हम सब ने स्टार्टअप इंडिया का फॉर्म तो भरा ही है। तो जब मैं स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसका फॉर्म था, अब शायद चेंज हो गया होगा, ये 3 या 4 साल पुरानी बात है। तो जो मेरा CS है वो उसी ने मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड वो सब किया था, मैं अपना एंजल राउंड रेस कर रहा था, तो उसने मेरे को सजेशन दिया कि आप स्टार्टअप इंडिया फॉर्म भर दो, तो उससे क्या होगा कि जो एंजल फंड आएगा उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, एंजल टैक्स आपका बच जाएगा। मैंने बोला ये तो पता ही नहीं था कि एंजल पर टैक्स भी लगता है पहला तो, और उस टैक्स को बचाया जा सकता है। चलो ठीक है, अब वो फॉर्म भरने की बात है, तो मैं फॉर्म लेके बैठा, ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं था, फॉर्म 2 पन्ने का ही था, लेकिन अपने को क्या था, सर्विस का पैसा दे तो निचोड़ लो। मैंने CS को फोन किया, मैंने बोला कि आप फॉर्म भर दो मेरा। उसे बोला मैं नहीं भरूंगा तेरा फॉर्म। अब मेरा CS भी मतलब वो अलग लेवल का प्रोफेशनल है, क्योंकि वो स्टार्टअप्स के साथ ही डील करता है, मैं उसका नाम बाद में बता दूंगा अपने एपिसोड के बाद में कि मैंने उसको बोला कि आप मेरा फॉर्म भर दो। बोलता मनोज फॉर्म तो आपको ही भरना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों, मैं आपको पैसे दे। बोलता नहीं, फॉर्म आप भरो तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या पूछ रहे हो और आप क्या बता रहे हो। और लिटरली मैंने फॉर्म भरने बैठा तब मुझे रियलाइज हुआ बेसिक क्वेश्चंस थे, क्या बना रहे हो, आपका USP क्या है, आपका TG क्या है, कैसे बेचोगे, तब मेरे को समझ में आया। और अच्छा वो फॉर्म भले 2 पन्ने का था, वो भरने में मुझे 2 दिन लग गए। तो अब आप जब बोल रहे हैं ना, अब वो 2 पन्ने के फॉर्म में मुझे 2 दिन लगे। USP में मनोज भाई बीच में आपको मैं काटूंगा, USP वाला पहले बहुत बड़ा टर्म लगता था। आपकी USP क्या है यार इवेंट में, मैं तो भाई 2014-15 से जा रहा हूँ इवेंट समिट अटेंड कर। USP क्या है, ठीक है चलो USP का आपको मीनिंग पता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, लेकिन चल अपने ब्रांड का क्या है वो कैसा पता करेंगे। लेकिन बता रहा हूँ मैं सच में कि शार्क टैंक की रिहर्सल में और शार्क टैंक की पिच में और उसमें मैंने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया ना, और कई USP ऐसे निकाले जो शार्क टैंक से पहले मुझे नहीं पता था पब्लिक में बोलने के लिए कि मेरे ब्रांड के लिए ये भी USP। अच्छा वो वहां जाने के बाद समझ में आया? जाने के बाद नहीं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, फॉर्म भर रहा था, हाँ। तो अब हमको क्या होता है भाई, शार्क टैंक में तो आपको अच्छा खासा लंबा टुका लिखना है, तब जाके हो सकता है कि सिलेक्शन हुआ। एक USP क्या लिख दूं कि भाई अत्तर नॉन अल्कोहलिक है मेरा या पॉकेट फ्रेंडली है, चलो लिख दिया, तो बोला इतने में चलेगा नहीं। तो तब हम क्या करते, सोचते हैं, और तब फिर एक्चुअल में ऐसा हुआ कि साला कोई USP तो ऐसा निकला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और अभी ऐसा हो रहा है कि कल एक्सपो में गया था या कई जगहों पे मैं गया एक्सपो में, पूछ लेते भाई क्या USP है, धड़ाधड़ हम USP देते हैं। तो ये सब चीजें काम लगती नहीं, एक्चुअली बोलते हैं कि जब लिखने बैठते हैं ना तब समझ में आता है। और हर चीज पता होना जरूरी भी नहीं है, नहीं पता है तो ठीक है, इट्स फाइन, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो वो भी एक हमेशा हर चीज अपनी कंपनी का पता होना जरूरी भी नहीं है। आप जैसे ग्रोथ जर्नी करते हो वैसे आप नई 4 चीजें सीखते हैं, दैट्स हाउ यू ग्रो। करेक्ट। लेकिन वो एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सारे जो इंस्टेंस आते हैं ना, ये फॉर्म भरने वाले, क्वेश्चन वाले, इसमें रुक के सोचने का मौका मिलता है। और एक है ना, एक हिंदी में कहावत है, कहते हैं कि अगर आप जो सोच रहे हो उसको लिखा नहीं ना तो वो बह जाएगा, और बहता पानी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, उसको आपको स्टोर करके रखोगे तो ही वो काम आने। इसमें एक बात निकले मनोज भाई, काम लगेगी व्यूअर्स को जो बोल रहे हैं ना कि सोचते हैं और लिखना नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स आते थे पहले। कुछ वो हम सारे फाउंडर्स हैं, हमें आइडिया आता है, कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, कुछ होर्डिंग्स देख लेते हैं, हमें होता है कि यार हम भी ऐसा कुछ बनाएंगे, कुछ ऐसी लाइन लिखेंगे एडवर्टीजमेंट में या ऐसा कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो फिर थोड़े दिन के बाद हमें जब याद करने का मौका होता है ना कि यार वो मैंने वो देखा था, याद नहीं आता। 100%। मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे ट्रेलो के बारे में बताया था कि ट्रेलो एक ऐप आता है, उसमें आप लिख लिया करो, आदत बनाओ, सीरियस नहीं लेते थे। जब अपने ऊपर आई तो सीरियस लेना स्टार्ट किया, और अभी ट्रेलो मेरा इतना भर चुका है। मतलब मेरी आदत क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको एकदम रियली, रात को पूरा दिन ऑफिस पे आप होते हो, अलग अलग लोग मिलते हैं, आपके स्टाफ मिलते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं सारे, टाइम नहीं मिलता, सुकून वाला टाइम नहीं मिलता। क्या होता है, दिन भर में हम बहुत सारे लोगों को मिल रहे होते हैं, स्टाफ वाले परेशानी लेके आते हैं, ये वो, तो एक सुकून वाला टाइम नहीं मिलता। और फाउंडर के लिए ना सुकून वाला टाइम होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप अकेले। हाँ। तो कभी कभार क्या होता है कि मैं जब लेट जाता हूँ काम खत्म करके, तो बीवी बच्चे सो गए होते हैं, अकेला फिर मैं जाग रहा होता हूँ, तो मैं सोने की कोशिश करता हूँ। आंख बंद करते हैं ना तो पॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं आइडियाज उस टाइम पे, यार ऐड ऐसे शूट करें। अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने वायरल रील डाला, एक रील डाला बना के 1 मिलियन व्यूज निकल गया उस पर। तो वो मुझे थॉट सोते हुए है कि यार ये बनाते। तो मेरी आदत है कई दिनों से ये हो रहा है कि एकदम नींद में भी जा रहा हूँ ना, गहरी नींद, तो मैं नींद की परवाह नहीं करता। वो आइडिया है ना, तो फोन हाथ में लिया, लेफ्ट साइड में फोन पड़ा होता है, फोन लिया, ट्रेलो में लिख लेता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, जब ऑफिस में अब डिसाइड किया कि ऐड बनाना है, तो ऐड वाला एक कॉलम अलग है, उसमें मैं लिस्ट निकालता हूँ कि भाई कौन से आइडियाज है। मैं बताऊं, आज से 5 साल के बाद के मेरे गोल्स भी अंदर लिखे हुए,
डे टू डे क्या एड्स बनानी चाहिए, या मानो चेतन की वेबसाइट पे कुछ ऐड देखी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, डाल दिया कि भाई ये ऐसे ऐड हो सकता है, उनका लैंडिंग पेज मैंने देख लिया, किसी की ऐड मैंने देख लिया, अच्छा कोई पॉडकास्ट आ गया, कोई शार्क टैंक का एपिसोड आ गया, मुझे अभी नहीं देखना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे में पिन रहे तो उसको सेव करके सीधा डालता हूँ। तो फाउंडर के लिए मैं बताऊँ सबसे बड़ी चीज आपका माइंड है ना, आपको और टॉयलेट में ज्यादा आइडिया देता है, शावर में भी आता है ना, टॉयलेट में ज्यादा आइडिया देता है, क्योंकि अब उधर सुकून से बैठे आइडिया आता है, तो लिखने वाली होनी चाहिए। नहीं, वो टू डू लिस्ट होनी चाहिए, वो टू डू लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि To do मुझे है, याद है रिमाइंडर है। हाँ, मुझे याद है आप मेरा प्रोडक्ट देख रहे थे narad.io, आई थिंक एक्सप्लोर कर रहे थे, इनको उसमें टास्क का कुछ दिखा, सीधा मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दिया। हाँ। मैंने बोला भाई अगर सामने वाला का इतना टाइम लिया, तो मैंने अपनी टीम को बताया कि यार ऐसा फीडबैक आया है, तो नहीं वो जरूरी है। मुझे टू डू लिस्ट होती, अच्छा मेरे भी क्यों, मेरे को भी काफी सारे डीएम्स आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे फीडबैक, मैं तो मतलब पब्लिक में बिल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत फीडबैक आते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई स्पेसिफिकली लिख के भेजता है ना, क्योंकि लोग इतना एफर्ट भी नहीं लेते हैं, आप इनको भी कहते लिखना नहीं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी मेरे को, तो मैंने वो चलो एक्जैक्टली वो समझ में आ गया। तो है ही वही, मतलब वॉइस रिकॉर्ड आदत आता आदत ही है रहता है, मैं तो चेतन भाई को आता ही रहता है। चेतन एक बात बताओ, अब इन लोगों ने तो पुराने लोगों का देखा, आपने इन दोनों का एपिसोड देखा होगा ना, आपको कुछ लगा यार ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे को ये क्यों नहीं पता, मतलब काश मेरे साथ भी ये पर्टिकुलर शार्क होता, जैसे आपके टाइम पर अश्नीर था, उसका एक अलग फ्लेवर था, ऐसे आपके एपिसोड में सीजन में था। अब लेकिन इनके टाइम पे वो कार देखो वाले आ गए, इनके टाइम पे भी दूसरे और शार्क्स, आपको फॉरगेट शार्क्स या इवेंचुअली ओवरऑल भी इनका एपिसोड देख के लगा था कि जैसे क्या यार ये मेरे टाइम पे भी होता ना तो मजा आ जाता यार, ऐसा कुछ बताओ यार। एक्चुअली बहुत हुआ था, मतलब थोड़ी देर पहले ही अर्थ का भी देखा, आदिल भाई को तो आई थिंक 2-3 बार देख लिया। तो ये होता है, आई थिंक पहले तो ऑब्वियसली आई थिंक अमन गुप्ता हमारे पैनल में नहीं था, अच्छा, एंड ही इज अ स्पेसिफिक D2C। तो पहले तो मुझे लगा आई थिंक इट इज नॉट शार्क टैंक, इट इज अ D2C टैंक, बिकॉज D2C के फाउंडर्स करेक्ट। तो वी थॉट आई थिंक अमन गुप्ता वहां पे रहेगा, बट 2 दिन पहले जो हमें लिस्ट मिली वहां पे अमन गुप्ता नहीं था। सो एक वो भी हुआ कि ऑलरेडी चलो बाकी D2C वाले फाउंडर्स तो है, तो दैट आई वी हैव मिस, बिकॉज मतलब आई थिंक D2C का किंग ही वहां पे नहीं था, अच्छा जो बोलते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारी चीजें कि भाई इस लोगों को टाइम मिल गया, इन लोगों के भाई पहली सीजन का उसने देखा क्या क्या, आदिल भाई तो लाइंस बना के गए थे वहां पे। हाँ ये तो वो लाइंस बना के गए थे। अर्थ को आई थिंक थोड़ा बहुत नहीं होगा, बिकॉज पहला ही सीजन था, तो शायद हो सकता है कि भाई दूसरे सीजन में उतना ज्यादा ना हो, बट आदिल भाई तो मतलब इज प्रोबब्ली आई थिंक यू कुड से कि भाई उसने तो पूरा ही दोनों सीजन देख के पूरे लाइंस वगैरह सबने, आई थिंक और सीजन 3 में जा रहे, सब वायरल जा रहे, कविता गा रहे, सब वायरल जा रहे। हाँ, सबकी कविता है। तो पहले तो बताओ चेतन, अगर आपको चेंज करना हो, मान लो अगर मैं आपको वापस, मतलब मैं तो कौन ही होता हूँ मौका दे, लेकिन अगर आपको मौका मिले कि यार वापस आओ सीजन 4 में, और अगर अब तक के बाद 3 सीजन के रेफरेंस हो गए, क्या चेंज करोगे? पहली बात तो 4 लोग जाओगे, चेतन भाई एक में मेरे को बात ये भी आ रही है, मैं कई दिनों पहले सोच रहा था यार ऐसा कोई फाउंडर नहीं है, या हम बनते हैं वापस कि वापस सीजन में डालते हैं फॉर्म, जाता है कि नहीं जाता है देखना है। और इस बार फिर ये मैं सोच रहा था दूसरी बार नहीं आ सकता, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आई थिंक आपकी सक्सेस स्टोरी आ सकती है, मतलब आप टीवी पे आ सकते हो। अभी इंडिया में क्यों, अभी तो यूएसए में जाएंगे ना। अभी नहीं नहीं चेतन, पहले मुझे जैसे बताओ कि अगर आपको वापस जाना हो, नहीं ऑनेस्टली मतलब आप बहुत बड़े बन चुके हो, मुझे भी पता है, सीजन 1 से लेके अभी तक, क्योंकि मैं आपको बहुत क्लोजली जानता हूँ और आपकी जर्नी को फॉलो भी करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मान लो वापस एक बार जाना हो तो क्या चेंज करोगे? बहुत सारी चीजें चेंज करेंगे, इनफैक्ट मतलब आई स्टार्टेड लिस्टिंग इट डाउन कि क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी और चेंज करेंगे हम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल 3 सीजन। तो वो पूरा लिस्ट ही है, मतलब जब यूएसए में या कहीं भी जाएंगे ऑब्वियसली, मतलब फॉर्चुनेटली अगर जाने का मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट वहां पे करेंगे, बचा देंगे। अरे अच्छा, एक आध पॉइंट बताओ ना चेतन, मतलब जैसे आपको कोई याद सो आ रहा हो तो मैं- अल्टीमेटली बिकॉज पता नहीं था कि भाई डील हाँ करने के बाद ना करने के बाद सिचुएशन क्या रहेगी, तो अभी तो सोच के रखा है कि भाई अगर जाएंगे तो हाई बोल के आएंगे। ये भी अच्छा लगता है सुनने में। बाद में देख लेंगे। चेतन भाई की बात निकले तो मैं बताऊं, मुझे चेतन भाई ऐसा हुआ था कि यार 4 शार्क थे जब मैं पोजीशन देख रहा हूँ आज के भाई आगे जाके हमको काम लगने वाले शार्क से हूँ, तो आज भी आपका एपिसोड देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार 3% के लिए बिना वजह मना किया, मेरा पर्सनली एक है, आपको ठीक है, और हर फाउंडर का एक होता है। नहीं वो तो लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि यार 4 लोग थे, चलो वो भी थी, मामा अर्थ वाली गजल भी थी, लेकिन क्योंकि उसने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, होगा उसका, तो वो नहीं करती, लेकिन 5 थे, अगर वो इन्वेस्ट नहीं थे तो इसमें करती, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि वो 4 होते ना आज, अगर 2-3% नहीं देखा होता तो आज जिस लेवल पे ना और उससे 5x लेवल पे आगे हो सकते थे, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं
फील हुआ, फिर वो फाउंडर है उनको पता नहीं, आई थिंक उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई थी, मतलब ऐसे नहीं कि वो चारों के चारों आ गए। हम इनफैक्ट मतलब कैमरा पे तो वो दिखा कि हम एक बार बाहर गए, हम 2 बार बाहर गए थे और बहुत टाइम तक रुके थे, क्या करना है। हमारे यहाँ पे फाउंडर से उससे भी डिस्कशन हुआ था कि क्यों करना है, बिकॉज पैरेलली हमारे दूसरे राउंड्स भी चल रहे थे फंडिंग के, दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन हो रखा था। अगर ये वाला ले लेते तो वहां पे मतलब हमें हायर वैल्यू बहुत ही हायर मिली थी, एंड जो हमने डिमांड की थी उतनी ही मिली थी। तो ये वाले राउंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता, ऑब्वियसली आई एग्री कि चारों शार्क से D2C वाले थे तो बहुत इम्पैक्ट हो जाता, बट हो गया सो हो गया। हाँ वो तो बाद में नहीं, वो तो बहुत सारी learning चीजों वाली की। बात है। नहीं, नहीं, वो तो और learning वाली इसमें मनोज भाई ये वो हमें थॉट आता है माइंड में कि यार हम ये बोल के आए होते हैं तो ऐसा हाँ, होता है। वो तो- लेकिन मैं फिर एक चीज ये सोचता हूँ कि मैंने जो बोला था ना, जो भी हुआ उसकी वजह से आज ये पब्लिसिटी है और आज ये मार्केटिंग हो रही है और ये आज अभी एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर मैं जो आज सोच रहा हूँ और वो बोल के आया होता और वायरल नहीं हुआ होता, शायद चीजें बहुत तो अभी- डिफरेंट होती है, आई एग्री। वो बोलता है ना कि जे थाई जो होता है वो अच्छा ही होता है। नहीं, 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 ये तो बट अब देखो एज अ ह्यूमन हमको हमेशा लगता है मैं 10th में ये कर लेता, 12th में वो कर लेता, कॉलेज में ये कर लेता, वो तो आई थिंक हमेशा ही अपने सब अपन कभी भी आप खुद के, और आई थिंक सेटिस्फाई हो गया वो फाउंडर ही क्या है, सेटिस्फाई नहीं होता कभी। सेटिस्फाई कभी होना ही नहीं चाहिए अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से। और तभी हम लोग ना बात कर रहे हैं D2C की, और आप बना रहे हो डीप टेक। मेरे को है ना ये बहुत, ये मेरा क्यूरियोसिटी, डीप टेक है। डीप टेक ही हो गया ना यार। अब Deep tech नहीं हुआ ना वो। इससे ज्यादा डीप क्या बनाएगा वो? डीप टेक है वो, डीप टेक है, रुको डीप टेक है वो, लेकिन इवेंचुअली तो अर्थ भाई D2C की वेबसाइट लेके आए थे सेल बात ये तो मेरा इधर थोड़ा वो हो रहा है इधर के वो डीप टेक नहीं, लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि देखो मैं जैसे खुद टेक फाउंडर हूँ, तो मेरे को लगता है कि टेक फाउंडर में अगर मेरे को कोई भी इन्वेस्टर चाहिए, स्पेशली एंजल इन्वेस्टर या सेलिब्रिटी इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो मेरे को लगेगा कोई टेक वाला ही हो मेरे साथ। उससे मतलब काफी रीजन है, मेरे ये पर्सनल थॉट है, आपके पर्सनल वो अलग हो सकते हैं। अब आपको क्योंकि डीप टेक प्रोडक्ट है, तो आपको कभी ऐसा लग रहा था कि यार ये शार्क टैंक तो सारे D2C आते रहते हैं, या अगर जैसे मतलब अभी आदिल भी बोल रहे हैं कि आप मतलब कैटेगरी डीप टेक है लेकिन इवेंचुअली D2C में बेच रहे हो, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था वहां पर? सो कंसिडरिंग योर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम D2C नहीं है या डीप टेक नहीं है, क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो एक्चुअली डीप टेक ही बना रहे हैं। लेकिन अगर आप शार्क टैंक में देखोगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे कंज्यूमर ड्रोन्स के बारे में बात करी है। हाँ, हमने दूसरे 2 सेगमेंट है विच इज एग्रीकल्चर और डिफेंस, वो दोनों सेगमेंट टच ही नहीं करी, बात ही नहीं करी। हमारा जो फोकस है, जो व्यूअर्स है, वो सिर्फ कंज्यूमर्स ही है और देखने वाले यही लोग खरीदने वाले। आज मैं 8 लाख रुपए का ड्रोन खेडूत को जो बेचने वाला हूँ, तो मैं शार्क टैंक में पिच करके क्या करूँ? जो मैं B2G को पिच कर रहा हूँ, वो मैं शार्क टैंक पे आगे पिच करके क्या करूँ? ठीक है, सो दैट इज द रीजन वो चीज D2C ज्यादा दिखी रेदर देन डीप टेक। अभी हमने जो बनाया, जैसे अब डीप टेक की बात कर रहे हो, तो आपका भी अगर कंसिडर करें तो एक टेक प्रोडक्ट है, जी, जी, ठीक है। तो अगर टेक प्रोडक्ट में अपने देखने जाए तो एक आपको एक D2C एंगल डालना पड़ेगा। एज अ टेक फाउंडर, if you want to be on Shark Tank, you should have at least something related to consumer. एक एंगल होना चाहिए। एक एंगल कंज्यूमर वाला कुछ होना चाहिए, उस पे ही बात कर। आपको दूसरे 2 सेगमेंट तो अपना ऑलरेडी वो इसका इम्पैक्ट 2 जगह पे ऑलरेडी आ जाता है। करेक्ट। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, मैंने जो बोला कि डिफेंस का था और फार्मकल्चर के लिए नहीं बोला, लेकिन शार्क टैंक मैं मानता हूँ, अगर कोई व्यूअर्स देख रहा है मुझे, तो मैं मानता हूँ कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे भले ना आपके 5 साल वाले गोल्स भी आ जाए, भले नहीं शुरू किए, हाँ, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। अगर वो बोल देते हैं वहां के बाद मैं फार्मर के लिए कुछ बना रहा हूँ, भले एक आपने एक स्क्रू ही जोड़ा होगा एक वायर ही जोड़ा होगा उनकी लैंग्वेज में, मैं तो वो नहीं, लेकिन इवेंचुअली 1-2 साल के बाद आप बेचने वाले हो फार्मर। लेकिन वो बोल दो ना आप, मैं बोलना चाहिए, जो जा रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि कुछ प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि वो आप सोच भी रहे हो तो बोल देना है। अगर उसका सोशल इम्पैक्ट अगर होने वाला है, सोशल इम्पैक्ट होगा। अगर वो बोल देते कि भाई मैं फार्मर के लिए बनाने वाला हूँ, वो न्यूज उठा लेता, मीडिया उठा लेता, फ्री में हो सकता है फिर वो भागते हैं 8-10 दिन के बाद कि भाई जल्दी लाओ, फार्मर मांग रहे, तो एक वो ऊपर हो जाता। तो करेक्ट, वो एक तो आदिल भाई ये बात को मैं थोड़ी, बिकॉज मैंने वो चीज करी है तो मैं इसको एक कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। आज अगर शार्क टैंक पर अगर आप अपना विजन बता रहे हो तो कुछ हद तक वो वायबल है क्या, चलो मैं 2028 तक 50 करोड़ रेवेन्यू करूंगा, 200 करोड़ का रेवेन्यू, बट 2 साल के बाद मैं ये प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ और ये शार्क टैंक पे अगर मैं जाके बोल रहा हूँ तो वो क्या है, फोकस पूरा वो चीज पे चला जाएगा, आप कंज्यूमर के बारे में बात ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम वहाँ पे लिमिट। और वैसे वहां पे वो भी है ना कि यार
तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है, तुमको फार्मर को ही बेचना है, कल आर्मी को भी बेचना है, अच्छा ये भी बोलते हैं कि तुम लोग फोकस नहीं है, तुमको फोकस नहीं है, तुमको B2B करने का, तुमको B2C करना पता नहीं है। चार बातें अलग आ जाती है, जबकि अपने को तो चार बातें करनी नहीं भाई, मेरे मेरे को तो एक ही बात करनी है। सही है। तो रीजन वही फोकस चल कर हमारा तो कंपनी क्या है ना, और वो क्या अमन भाई जैसा हो जाता, बेचारा वो हेडफोन वाले को बोल रहे कि तू टूथपेस्ट बेचेगा कल से, तो अगर बोल दिया होता इन्होंने तो एक काम को छोड़ दे, अपन डिफेंस को ही बेचते, तू छोड़ दे ये सब छोड़ दे, अपन फार्मर को ही बेचते। तो वो जहाँ पे प्लेटफॉर्म है वहां पे अपने अगर फोकस कर, अभी हम लोग नए शो पे आए टीवी पे, जी टीवी पे है नए भारत शो, हाँ हाँ ठीक है, तो वो हमारे लिए एक शार्क टैंक का एक अच्छा बेनिफिट था कि वी गॉट दैट एक्सपोजर। क्या जी टीवी के नए भारत जाते हो अगर 5-6 जगह पे हुआ टेलीकास्ट, वहां पे हमने डिफेंस की बात करी, क्योंकि हमें पता है वो गवर्नमेंट के बेस पे शो है, वहां पे जो फाउंडर्स आए वो सब विजनरी फाउंडर्स आए जो बातें करे विजन की आगे का, तो हमने वहां पे ये चीज बात करी। वहां पे मेरे पास क्या 1 घंटा है, मेरा एपिसोड 30 मिनट्स का, अच्छा तो मैं वहां पे आधा 1 घंटा बात करूंगा तो 30 मिनट में मैं 5 मिनट डिफेंस की मनोज भाई ये भी बात सही है कि आपके पास टाइम बहुत कम है शार्क टैंक पे, वहाँ पे तो ये जितना live हो फालतू रहा है। बात ना हो, ये भी एक बात है, ये बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मुझे ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा लगा क्योंकि जैसे आई थिंक ये मैं भी सारे अपने टेक्स्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बताऊंगा ये वाली बात, और आई एम श्योर ये लोग जब एपिसोड देखेंगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि हम टेक वालों को यही लगता है कि अगर शार्क टैंक में जाओ तो D2C की बात होगी, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में एक भी एंगल है जिसपे आप डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट कर सकते हो तो उस एंगल को लेकर अपन शार्क टैंक में कंसिडर करना चाहिए अपने को उसमें। मान लो कि अगर जाएंगे तो वो इम्पेक्ट कैसे आएगा, बिकॉज मोस्ट स्टार्टअप पहले सीजन में तो शायद बहुत सारी D2C ही थे, तो ड्रोन में वैसा तुम्हारे कुछ हुआ था कि भाई देखो वेबसाइट पे तो लोग आएंगे बट खरीदेंगे कितने, और उसके बाद वैल्यू तुम कहाँ से जनरेट करोगे, बिकॉज हमारा तो वेबसाइट सब जगह से, ऑफलाइन से ऑनलाइन से सब जगह पे लोग मांगने लगे थे। तो देखो आपका बात एकदम रिलेवेंट है, इसमें ड्रोन अगर एक एंगल आता है, आज अगर मैं बात करूँ ये रूम में तो इसमें से होंगे एक बंदे ने ड्रोन उड़ाया होगा, तो बेसिकली ये एक एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट होगा, देयर इज समथिंग लाइक अ ड्रोन, इसके रूल्स लोगों को वहां से पता चलेगा, यार ड्रोन उड़ाना इज नॉट अ टैबू, एनीवन कैन फ्लाई अ ड्रोन। इससे एक आज हमारी जो ड्रोन कम्युनिटी है जो इतने साल से 2006 से स्ट्रगल करती आ रही है, उन लोग को एक पुश मिला कि देयर इज अ ब्रांड जिसने इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट करके कम्युनिटी को लाइमलाइट में लाया। आज हमारे ड्रोन इंडस्ट्री में देखने जाए तो बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके बाद अभी सीजन 3 में एक ब्रांड आ गई फॉर अ ड्रोन, तो इससे एक तो प्रमोशन, और दूसरा डीप टेक इंडिया में समझ ही नहीं आता किसी को भी। वो तो आज इंडिया में लोग एक नॉर्मल प्रोडक्ट को समझने में टाइम लगते हैं, डीप टेक तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इससे इंडिया में जैसे ये चीजों के बारे में पता चलता है तो इन्वेस्टर्स भी वो चीज को लुकआउट करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, और आज जैसे चैट जीपीटी आया, यूएस में ये सब ट्रेंड बहुत चल रहे हैं, डीप टेक लोग बना रहे हैं, और अगर इंडिया आगे बढ़ना है 2030 तक, अगर अपना आत्मनिर्भर भारत देखते ये देखते तो अपने पास हर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज जैसे अपने यूपीआई बनाई, ऐसे इवेंचुअली ड्रोन होना चाहिए, कार्ड होनी चाहिए, स्पीकर होने चाहिए, मतलब नॉर्मल हर चीज है। तो ये सब क्या है, डीप टेक है, और इंडिया में अब ये कल्चर तब आएगा जब इन्वेस्टर इसमें पैसा डालेंगे। करेक्ट, मतलब तो वैसा थोड़ी शार्क्स भी चेंज हो गए। नहीं इसमें वो तो होंगे नहीं, आप मेरे को एज अ कंज्यूमर पूछोगे ना कि भाई चेतन मैंने बोला कि चलो परफ्यूम ले जाके खरीद लिया, पीनट बटर जाके खरीद लिया, भाई ड्रोन कौन करेगा, लेकिन अब मैं कंज्यूमर अगर मेरी बात पूछोगे ना तो पब्लिक को कीड़ा है ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि वो देखते रहते हैं शादियों में ही अभी तो कचरा होता है, इसकी वजह से हम अभी करते हैं ना ड्रोन शादियों में ही उड़ता है, पता नहीं किस लिए बना था मेरे को, लेकिन अपना बारात जाती है ना, बारात पे उड़ रहा है वो, तो हर किसी को कीड़ा आ रहा है। मेरे को कीड़ा है। मैं अभी अर्थ भाई से नहीं मिला था, मेरे को दुख हो रहा है कि क्यों पहले नहीं मिला, अर्थ भाई से नहीं मिला, उसके एक हफ्ते पहले मैं DJI लेके आ गया 60-70 हजार रुपए। कीड़ा क्या है मेरे को, मेरे पास कोई वो लॉजिक नहीं है कि वो मैं एड शूट करूंगा, ठीक है अपने दिल को, वो राजशमन एक पॉडकास्ट में बोल रहा था कि जब हमको कुछ करना होता है ना तो फिर उसकी दलील हम बना लेते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, तो मेरा भी ऐसा ही था कि हाँ भाई एड वेड शूट करेंगे ये वो करके, लेकिन मेरे को था उड़ाने का कीड़ा कि भाई ड्रोन उड़ाना है अपने को, कैसे चलता है, क्या है, मजा आएगा, शहर में घुमाएंगे। तो वही चेतन भाई का आंसर था कि भाई कौन लेगा, तो भाई इंडिया में इतने कंज्यूमर में बहुत सारे लोग को कीड़ा है, और जब 2500-2600 में अगर वो बंदा ड्रोन दे रहा है, बात तो 5-6 हजार की भी चीजें शार्क टैंक में बिक गई है भाई, 5,000-8,000 के भी प्रोडक्ट यार सर्विस बिक गई है, 2,000 का ड्रोन कुछ भी नहीं है।
बंदा सोचेगा कि यार मेरी लाइफ टाइम की एक इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेके करते 60-70 इम्पैक्ट कितना हुआ ये आज D2C में इम्पैक्ट रेवेन्यू पे पड़ता है। हाँ, एक D2C पे, बट आपको पता है ड्रोन से हमारे ड्रोन में आने से दूसरे को फायदा क्या हुआ? आज जितनी भी IIT NIT है ना, उन्होंने एक सर्कुलर पुट आउट किया बाहर दैट दे शुड हैव ड्रोन लैब्स इन देयर कॉलेज। आज अगर आज बच्चे से आप शुरू करते हो एक बच्चे को ड्रोन, तो आज प्रॉब्लमली वो अगले 10 साल के बाद कुछ इनोवेटिव चीजें करेगा। क्या बात है। आज अगर मुझे कुछ ऐसा बिजनेस करना है तो मैं क्या करूँ बिजनेस? आज हर एक बिजनेस सैचुरेटेड सैचुरेटेड। आज मैं पीनट बटर देखने जाऊँ तो मैं घुस ही नहीं सकता बिजनेस अगर मेरे पास जब तक बहुत पैसा ना हो तब। अच्छा, एक और भाई वो बोल रहा था मैं कि वो अफवाह है क्या आपके उसके बारे में कि वो 3 Idiots में वो बंदा था, वो आपकी टीम का कोई बंदा था आपकी टीम वो जो कंपनी है वो 2006 से चल रही है, जो 3 Idiots। अच्छा, वो रियल कंपनी है? हाँ, देयर इज अ कंपनी। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो शार्क टैंक में बंदा है था उसका है तो ये तो पूछ लिया मैंने। नहीं, वो क्लैरिफाई करना जरूरी है। उसके जो शर्मन जोशी था उसको ही हमने उड़वाया ड्रोन अभी जो नया- अच्छा, आपके जी टीवी वाले शो TV में शर्मन जोशी ने वो तो रिलेट कर पा रहा होगा। हाँ, वो तो रिलेट कर पा रहा होगा। कर पा रहा है। उसने 3 Idiots में देखा था 2008 में। उसके बाद उसने भी नहीं देखा है कभी। नहीं भाई, फिल्म इंडस्ट्री में तो पागलों की तरह यूज हो रहा है ड्रोन तो, और वो बड़ा वाला यूज हो रहा है ना। हाँ, बट छोटे वाले ड्रोन्स भी अब इतने एफिशिएंट हो गए कि वो आराम से आपको 4K क्वालिटी दे देते, 8K क्वालिटी दे देते। करेक्ट। तो वही है ना, आज अगर किसी को कुछ सोचना है तो आज हर एक चीज टेक से इंटीग्रेटेड है। अगर आप टेक अगले 10 सालों में टेक आपके बिजनेस में नहीं है तो आपका बिजनेस प्रॉब्लम हो जाएगा। बंद है प्रॉब्लम नहीं, बंद ही हो जाएगा। बंद ही है। एग्जैक्टली। तो ये बात बहुत सही है। एक्चुअली मैंने भी कहीं पढ़ा था, वो टेक किसी काम का ही नहीं है। अगर वो एंड कंज्यूमर तक की जिंदगी नहीं सुधार रहा है ना, तो वो टेक हो या डीप टेक, वो काम का नहीं है। और इवेंचुअली आपका भले, जैसे आपने बोला कि एटलीस्ट वो एस्पिरेशन तो बना है ना, भले वो आपका रातों रात नंबर नहीं बढ़ा आपकी वेबसाइट पे, रातों रात ट्रैफिक नहीं बना, लेकिन जो आपने एक IIT वाली बात बताई, कॉलेज के बच्चों को पता लोगों के सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया। लोगों के सामने आ गया। मुझे खुद को ऐसा लगता था कि यार ड्रोन जैसे मुझे लगता है तो एक्सपीडिशन के मैं भी उड़ाऊं, लेकिन वो कहता है इतनी महंगी चीज है, क्या खरीदनी, क्या उड़ानी है। और ये जो बात थी ना चेतन भाई की कि भाई शार्क टैंक पे गए और प्रोडक्ट उधर दिखाया और बिका नहीं बिका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रोडक्ट नहीं भी बिकता, सर्विस नहीं भी बिकती, तो आपका फेस ब्रांड बन गया, ठीक है। कल को उठ के मानो कि वो कंपनी में कुछ ऊपर नीचे होता है या नई सक्सेस जा रहे हो, तो फिर आप कुछ भी कर लोगे तो मार्केट में आपकी इज्जत बन आपका गई, face वहाँ पे हो जाता आपका हो गया। वो फ्लैट हेड्स वाले Flat थे, head, मैं वही बोलने वाला उनके था बाद अभी। उनको जॉब मिली, उनको कहीं पे कुछ एजेंसी वालों ने उठा लिया, उसकी तो जिंदगी बदल गई भाई। उसकी कंपनी खरीद ली, ऐसा कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, बहुत नहीं, सारी वो तो चीजें बहुत हुई। Divide हो गई। हाँ। वो तो बहुत तो अगर मान लो कि आप गए और रातों रात D2C में नए ऑर्डर आया, कुछ भी हुआ, फेस तो आपका बन गया। अच्छा, उसका वो फायदा तो है ही है। मैं ये पूछना चाहता था कि जब आप नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो अब बट अवे सर आपको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं एपिसोड लाइव हुए भी, आपके नंबर्स पे स्टार्टिंग में कितना फर्क पड़ा, और उन नंबर्स की वजह से वो जो एपिसोड पे आप गए उसका अभी तक में एक लार्ज, बट अवे उस टाइम पे तो स्पाइक आया होगा, जो भी वो स्पाइक शायद 1 महीना रुका होगा, 2 महीना रुका होगा, बट उसके बाद ओवरऑल ब्रांडिंग में कितना फर्क पड़ा शार्क टैंक में? सो नंबर्स की बात करूँ तो पहले तो नंबर्स मतलब मोटा मोटी मुझे याद है, आई थिंक जब हमारा एपिसोड लाइव था तब नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए धड़ाधड़, लोग वेबसाइट पे आ रहे, ऑर्डर्स कर रहे, कन्वर्जन बढ़ रहा है। यू वॉन्ट बिलीव, शायद 15 से 10,000 से 15,000 लोग उस 1 घंटे में 9 बजे, बिकॉज आई थिंक हमारा ऑब्वियसली थोड़ा व्यूअर काइंड ऑफ लगी कि हमारा 9 बजे था, आपका 10 बजे था। अच्छा, बिकॉज 9 PM इज प्राइम टाइम। KBC को रिप्लेस तभी किया था। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है ना। सो शायद नंबर्स 10 to 15,000 वो 1 घंटे में लोग विजिट्स करने आए थे। ऑर्डर्स इनफेक्ट उसमें से बहुत कम हुए थे बिकॉज कन्वर्जन, बिकॉज लोग सब एक्सप्लोर कर रहे थे। इनफेक्ट पीनट बटर भी लोगों को पता नहीं था कि भाई ये क्या चीज होती है। हमने तो बटर सुना है, पीनट बटर कहाँ से आ गया। कन्वर्जन भी अच्छा खासा हुआ था बट उतना ज्यादा नहीं हुआ था। बट चीजें ना अभी धीरे धीरे बदल दी, बिकॉज 2 साल में बहुत सारे शोज पे वगैरह में जा रहा हूँ, शोज एज इन की भी थोड़ा एज अ गेस्ट जा रहा हूँ। लोग वहाँ पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से कर रहे हो, कैटेगरी में यूएसपी कहाँ से ला रहे हो। हमारे बिकॉज अभी हमने रिसेंटली ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टाइम से भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स इवन रिटेलर्स भी जानता है कि भाई हाँ आपको हमने टीवी पे देखा था आपकी प्रोडक्ट्स को, एंड कभी कभी सामने से मांगते, बिकॉज आई थिंक और रिसेंटली जम्मू कश्मीर में था। अच्छा, तो उसने 5-6 स्टोर्स में विजिट किया, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स था कश्मीर में। फिर इन्होंने मुझे बताया कि इनके 100+ स्टोर्स में से खाली कश्मीर में।
वाह सुपर। वेरी वाव थिंग। नहीं मतलब आपके श्रीनगर जैसी जगह पे जो बहुत रिमोट हो जाता है, हाँ बहुत important है। कंज्यूम होता है, लेकिन आप अपनी प्रेजेंस 100 स्टोर में बनाते हो तो वेरी कमाल। So offline distribution, because एक D2C brand के लिए now the future is offline. तो everybody is going there. But हमारे लिए it was very easy कि हमने बहुत टाइम से स्टार्ट वो कर दिया था, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन को अभी स्केल अप कर रहे हैं। ऑफलाइन पे रिटेलर्स वगैरह को कन्विंस करना उतना अभी इजी हो गया कि भाई प्रोडक्ट अभी बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, हम प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं। एंड आदिल भाई का जो क्वेश्चन था, इम्पैक्ट तो अभी भी रहेगी, मतलब 2 साल बाद 3 साल बाद इम्पैक्ट तो रहने वाली। वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको लेवरेज कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको कंटिन्यूस रखो, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब जब सीजन आपका एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ उसके 1 मंथ में तो बहुत सारा रहेगा, बट धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, बिकॉज अभी सीजन 4 भी आएगी, 5वीं भी आएगी। इसमें एक एक्सपीरियंस मेरा मैं शेयर करूं चेतन भाई, मैं बताऊंगा व्यूअर्स को कि जो शार्क टैंक में मुझे जाना था, मैं फॉर्म फिलअप किया, तो फॉर्म में भी चेतन भाई को परेशान किया मैंने। अच्छा, आपने इनको फोन किया? बहुत परेशान फॉर्म में भी किया, फिर एक फॉर्म सिलेक्ट हो तो दूसरे फॉर्म में भी। अच्छा। जैसे जैसे एक स्टेप बढ़ा था, परेशान कर रहा था हाँ। कि भाई कल होटल में बुलाया, जाना है क्या पूछेंगे, तो वो बताया, सब लेके गया। तो बहुत चेतन भाई को मैंने परेशान किया। तो ऑर्डर का भी मैंने उनको पूछा था कि भाई क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई स्टॉक खत्म हो जाएगा, ये वो अच्छा, सारा। इतना ऑर्डर पड़ जाता है जी? तो और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, मेरे लिए तो क्या था, नजदीक में चेतन भाई थे, सिद्धांत था, अपना ये फ्रेंच क्राउन वाले थे, सबसे पूछ रहा था, सब बोल रहे थे ऑर्डर आएंगे, और बोले धड़ाम से एकदम एपिसोड शुरू होगा, एकदम दबा के वो हो जाएगा। हम तो रेडी है। हमने तो कैसा किया था कि हमारा शो स्क्रीन लगाई थी बड़ी, 50 लोगों को जमा कर लिया था। वो मैंने आपकी इंस्टाग्राम स्टाफ स्टोरी पे पे देखा है। 50-60 लोग तो है, रिश्तेदार को बुलाया, सबको बुला लिया था। लैपटॉप रखा था सामने पूरा, उस पे भी कैमरा लगाया था कि वो शॉपिफाई का वो जो विजिटर मूव जाएगा तो रिकॉर्डिंग लेंगे। अब एपिसोड आ गया 10 बजे, अब ठीक है वो जा रहा है, पारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं जा रहा है। अच्छा, मेरा टेंशन अलग है, पब्लिक सब एंजॉय कर रही है, केक काट रहे हैं, अरे भाई चेगला है। मेरा अलग है, मैं बता नहीं सकता लोगों को कि क्या मेरे माइंड में। फिर भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ऑर्डर्स बढ़ गए थे। लेकिन फिर भी मैं, मेरे भाई को फाउंडर, हम रात को फिर लेट तक भी बैठे थे, बोला जो एक्सपेक्ट किया वो नहीं हो रहा है, लेकिन देखते। एक बार तो हमको हो गया कि फेल हो गया सीजन 3। क्या बात कर रहा? हाँ, क्योंकि क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें। सीजन 3 में लोग सोनी टीवी का ऐड भी नहीं कर रहे थे, आने वाला था लेकिन सोनी टीवी का ऐड ही कहीं नहीं कर रहे। पब्लिक इतना कमेंट में पूछ रही है तो भी नहीं कर रहे। बिग बॉस भी था, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हमको लग रहा था कि नहीं आज, और पहला ही एपिसोड आ गया था, तो बहुत सारा चीज। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन, और तीसरे दिन से जो बुक स्टार्ट हुआ है ना, अनबिलीवेबल है। मतलब कन्वर्जन भी, वेबसाइट कन्वर्जन से लेके, ऑर्डर से लेके सारी चीज। और मैं आपको बोलूँ इम्पैक्ट अभी बात चली है, तो मैंने सीजन 1-2 लोगों से भी बात की, इनफैक्ट शार्क टैंक की टीम से के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है इस पे। तो एक चीज पता चली कि शार्क टैंक सीजन 3 ने जो इम्पैक्ट लिया, जो टीआरपी ली, और जो ऑर्डर्स लोगों के बड़े, वो 1-2 वाले को नहीं हुए। तो आप कह रहे हो कि सीजन 3 और वो अभी भी इम्पैक्ट चल रहा है। और कितना, मैं अगर नंबर तो बताऊं ना, तो डेली का 1000-1500 ऑर्डर एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हो गए जो पहले नहीं थे। मतलब 1000-1500 ऑर्डर किसको हुआ? नहीं, मुझे लगता है आई थिंक सीजन 2 के बाद बहुत सारी चीजें बदली है, बिकॉज सीजन 2 का टीआरपी जो सुनने में आया था बहुत कम था। हाँ, अच्छा, और ये मैंने भी सुना और वो था ना, एक आते उसके ऊपर, लेकिन मेरे को याद है एक चीज कि वो अनुपम ने बोला था ना कि अपने को बादशाह बनना है, अपने को बादशाह बनेगा। तो बादशाह बनने वाले रास्ते पे आ गया हूँ मैं। हाँ, मतलब मेरे को तो गुंडा ही रहना है अभी brand में, लेकिन वो सेंस में जो बोला था ना कि प्रॉफिटेबिलिटी में, करेक्ट नहीं, वो सही डेट बात है। में, उस रास्ते पे चल गया हूँ 1.5 महीने में। मतलब पता चल गया नहीं, वो इतना अच्छा है। इम्पैक्ट तो मैंने भी सुना, लेकिन अभी ये जो चेतन भी बता रहा था ना सीजन, हाँ सॉरी, वो सीजन 2 का मैंने भी सुना था कि इतना टीआरपी हाई नहीं है। सीजन 2 का तो नहीं था। मेरे को खुद को ऐसा लग रहा था कि सीजन 3 अब पता नहीं उससे बेटर होगा या उससे नीचे जाएगा, पर आई थिंक अब देख के लग रहा है कि सीजन 3 सीजन 2 से में क्या था, देखो सीजन 1 में तो, सीजन 2 जब आया ना, 1 तो हिट था, 100%। 1 हिट था। 2 में ये था कि अश्लील नहीं है, तो आधी पब्लिक ने माइंड बना लिया था। सीजन 2 इतना खराब नहीं था भाई, अच्छा खासा था, अच्छे स्टार्टअप्स आए थे, अच्छे लोग थे, अमर अपना अमित सर थे, सब अच्छा था। लेकिन पब्लिक ने माइंड बना लिया था कि वो अश्लील नहीं है तो नहीं होगा, और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चाहिए होती है बात करते हाँ, वो नहीं है तो नहीं होगा। ये 3-4 दिनों के बाद जैसे इनको रिजल्ट दिखे, अगर हमारी बात करें तो हमारे में ऑन द स्पॉट हमें काफी अच्छे रिजल्ट दिखे। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि जैसे हर चीज का हाई एंड लोज होता है, करेक्ट। इसमें इनका लो चला और फिर हाई हुआ, हमारे में हाई हुआ और फिर लो हुआ।
और इनमें प्रोबेबली ये हुआ होगा कि हाई के बाद बहुत लगता था और फिर लो। हाँ सो मतलब ऐसा है बिकॉज आई थिंक सो अमेजोन ने ही बताया था कि उस दौरान जब हमारा एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा था उस दौरान पीनट बटर कीवर्ड अमेजोन पे टॉप 10 में था ग्रोसरी में। पीनट बटर एज ए कीवर्ड, एल्पिनो भी नहीं, Alpino because भी नहीं। लोग कैटेगरी भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, नॉट ऐसा जस्ट भी कुछ ब्रांड होता कि है। भाई ऐसा कि वैसा भी कुछ होता है। एंड सेकंड जो तुमने बताया, आई थिंक ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पे बहुत फर्क पड़ा है कंज्यूमर्स के बारे में, बिकॉज एज ए D2C ब्रांड हम स्टोर्स पे जाते रहते हैं, विजिट्स वगैरह करते रहते हैं, तो नाउ एवरीबडी इज अवेयर, मतलब जो लोग देखते थे, बिकॉज मतलब मानो ना अगर रिटेलर को पता है प्रोडक्ट के बारे में तो ऑब्वियसली सबको ही पता होगा। तो और रिटेल में हमारे साथ क्या हुआ, मंडे था शायद, मंडे ट्यूसडे कुछ तो ऑड डे था, और फिर आया सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे को जो स्टोर पे रश हुआ है यार। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात बताओ, हर बंदा स्टोर पे आता है और उसको डायलॉग मारना ही है पहले। हर इंडस्ट्री एक बार बोलो ना, हर इंडस्ट्री का गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ। वो देखो सॉफ्टवेयर बना हुआ है रिटेल का, हमको पता चलता है रात को कि कितना सेल्स स्टोर पे आया। हम लोग पूछ रहे हैं यार उसमें ग्रुप में प्रमोटर्स को कि यार क्या हुआ है, कुछ त्योहार है या ऐसा कुछ है, हमको नहीं पता क्योंकि हम दिल्ली में थे। बोले नहीं सर, शार्क टैंक वाली पब्लिक है फुल, और हर कस्टमर शार्क टैंक में वो डायलॉग मार रहा है, बोले आके मार रहा है। और माहौल बना हुआ है, नहीं वो बनता है ना, प्रॉपरली माहौल बना हुआ है। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक अगर मैं ओवरऑल समझूं ना, अगर आप तीनों का भी भले सीजन कैसा रहा, सीजन की टीआरपी नीचे रही, बट मुझे समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट जैसे आप दोनों के केस में तो आप लोग कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो। देखो बाहर बहुत टाइम से पीनट बटर हो गया, ड्रोन हो गया, शायद एक छोटा सा एक सेगमेंट है जो उसको यूज भी कर रहा था, और अगर कैटेगरी क्रिएशन भी कर रहे हैं तो अवेयरनेस के लिए काफी यूजफुल हो जाता है। प्लस आपका एक वो चेहरा बन जाता है कि जिसपे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको टीवी पे देखा है। या थोड़े दिन पहले अभी आई थिंक 3 दिन पहले की बात है, मैं और आदिल अभी रात को एक जगह चाय पी रहे थे और एक बंदा आया, सर आप आदिल कादरी हो ना? मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, मतलब तो इससे आई थिंक वो एक फर्क तो पड़ता है कि अगर आप फर्स्ट आपका ब्रांड, अगर आप नया कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो तो ब्रांड अवेयरनेस के साथ वो कैटेगरी क्रिएशन हो रहा है, प्लस ओवरऑल एक ट्रस्ट बैठना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप ब्रांड बना रहे हो तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। फाउंडर हैज टू बी देयर, मतलब फाउंडर हैज टू, हाँ, ये हैज टू बी द फेस कि भाई किससे खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ। अभी वो सारी चीजें मतलब अभी बहुत मैटर कर रही है कंज्यूमर को, स्पेसिफिकली यूथ कंज्यूमर को, कि प्रोडक्ट के पीछे कौन है, क्यों है, मेरे को क्यों है, वो स्टोरी जो है ना, आई थिंक वो स्टोरी से अरे मैं आपको बताऊं मनोज भाई, मार्केटिंग वाले समझेंगे, मिडिल ऑफ द फनल हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, मिडिल ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल होता है, मिडिल ऑफ द फनल कच्चा होता है, कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट ही नहीं होता, मतलब बहुत वो होता है, और लास्ट वाला जो एंड वाला है वो उधर भी कन्वर्ट नहीं होता ज्यादातर। रीटारगेटिंग जिसको हम बोलते हैं कि भाई विजिटर आया था 15 दिन पहले, महीने पहले, 180 दिन पहले तक टारगेट कर रहे थे, तो वो कच्चा था हमारा, नहीं कन्वर्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था लेकिन नहीं। लेकिन शार्क टैंक आने के बाद वही कोहोर्ट जो 180 दिन पहले आया था वेबसाइट पे, उसको हम दोबारा टारगेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो अब उसने भी ऑर्डर धड़ाधड़ करना शुरू कर दिया, क्यों? वो एक अवेयरनेस उसको मिल गया, एक पॉइंट मिल गया उसको कि यार हम अभी तक शायद हो सकता था कि फेक समझते थे, या ऐसा चला जाएगा ये वो, लेकिन एक जेन्युइन कंपनी उठ के आई। तो ये भी एक मैं बताऊंगा कि लोगों ने मुझे, बहुत लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया था कि आप एड्स बंद कर देना बोले ना, लेकिन मैं शार्क टैंक एपिसोड आने के कुछ दिन पहले मेरी नोएडा में फेसबुक पे मीटिंग थी और मैं वहां गया था। वहां उन्होंने बोला कि एड्स आप बंद नहीं करना, उससे आपको इसका इम्पैक्ट फायदा ही होगा, ज्यादा दिखेगा, क्योंकि होगा ऐसा, उन्होंने बताया था कि होगा ऐसा कि टीवी पे देखेंगे लोग, सोनी लिव पे देखेंगे, तो हो सकता है कि वो सीधा वेबसाइट पे नहीं आए और दूसरे तीसरे दिन के बाद भूल जाए। लेकिन जब आपका ऐड ऑन होगा ना, तो मानो कि उसने एपिसोड आपका देखा और अचानक आपका ऐड पहुंच गया, तो रीटारगेट होता है, वो कन्वर्ट होगा उधर। करेक्ट। एक यूजर सी ले, अगर आप एड की बात करो तो एक देखो गूगल एड होती है और मेटा एड होती है, तो आपने कौन सी एड ऑन करके रखी? दोनों एड हमने क्या किया था, एक भी रुपये का बजट हमने कम नहीं किया था, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो। गूगल पे हमको पता था कि वो सर्चिज आदिल कादरी पढ़ना है तो हमारा ऊपर चाहिए, तो फिर इसमें अगर अपने गूगल एड ऑन करके रखते हैं, आदिल कादरी ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो गूगल एड्स में अगर आप स्पॉन्सर्ड एड्स लगा देते हो तो ऑलरेडी वो आप लोग पहुंच जा रहे हैं। लेकिन आप अगर वो ऐसा मेटा एड्स में लगाते हो तो वो इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर कॉम्पिटिटर्स भी कोई पता है, कॉम्पिटिटर्स गेम खेलते हैं ना, उसमें ये पता है आदिल कादरी हाईएस्ट सर्च होना है, और अगर मैं ऐड नहीं कर अच्छा, वो आदिल कादरी वर्सेस पे खेलते हैं, फिर आदिल कादरी वर्सेस ही है। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता है, यदि तो कस्टमर भी समझने लगे, कंज्यूमर भी, पहले नहीं पता था, कंज्यूमर को पता चलने लगा कि साला जो बात कर रहा है ना वो प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट ठीक है। वॉच की बात करते आता है, आदिल कादरी बोलते मोबाइल पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं, पहले हमको पता था क्योंकि हम तो मार्केटिंग वाले बंदे, हमको पता था गूगल
अब पब्लिक को ही पता है। अब क्या हुआ था, सोनी लिव चल रहा है, नहीं मैं आदिल कादरी हो रहा है, हाँ आदिल कादरी हो रहा है, अल्पिनो हो रहा है, हाँ वो फोन कैचअप करता है, फोन वो catch up क्या करता है विद इन 2 hours वो ऐड दिखाना शुरू कर देता है। नहीं मैं कॉन्टेक्ट सेट कर रहा हूँ, ये जो वर्ड की बात बोल रहे हैं ना, मतलब ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपका माइक ऑन रहता है, हाँ। आपका ये फेसबुक गूगल वो आपका परमिशन लेता है, फिर आप ये लोग जो वर्ड बोल रहे हो सर, ये एक बहुत बड़ा, आई थिंक ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये भी, मैं एपिसोड देख रहा हूँ, बट बस मेरे पास में जो भी बैठा है, मेरा फ्रेंड बैठा है या मेरी फैमिली, मैं बोलूंगा यार देख चेतन आया या अल्पिनो आया या आदिल कादरी आया, वो कैच कर लिया, कैच अब कर लिया, उठाओ, पीछे बढ़ गया। फेसबुक स्क्रॉल आएगा तुम्हें दिखेगा, उसने पकड़ लिया कि घर पे बात कर रहे हैं, पर ये बहुत छोटी चीज है। तो आई ये थिंक पॉइंट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो देखो हम जब शार्क टैंक में जाते हैं ना, तो जो गए हुए ना उनसे हम ज्यादा सलाह मशवरा लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अपना हमारा बिजनेस चला है तो हमको भी थोड़ा सा तो पता होना और इसमें मैं एकदम अच्छा, मेरे करीबी एकदम लोगों ने बोला था बहुत ऑर्डर आ जाएंगे, ऑर्डर बोले तुम्हारा जितना एड में है उतने तो ऑर्डर ऐसे ही आ जाएंगे, बंद कर देना। लेकिन मैं बोला मेरे पास जितना बैंडविड्थ है कि जितना मेरे पास डेली का ऑर्डर खत्म होगा उससे डबल भी मैं खत्म कर सकता हूँ, क्यों तो नहीं, मैं क्यों बंद करूंगा भाई। सही बात है, नहीं ये और मेरे को तो बहुत बारीक चीज है वैसे, और मेरे को तो एबिटा पॉजिटिव लाना है, जब 1.5 महीना ट्रेंड को घिस लूंगा तब तभी एबिटा नहीं, अभी जाते हैं वो एबिटा पॉजिटिव की बात करते हैं अब, क्योंकि एबिटा पॉजिटिव की बात इसलिए आ रही है क्योंकि बस मैं वही नहीं फंडिंग पे ही आ रहा हूँ मैं। देखो चेतन आपने ये उसके ये दिल जलाने की बातें करते हैं भाई। अरे भाई वो तुम अभी नहीं नंबर्स पे आते हैं, वॉल्यूम पे नहीं अभी वो नंबर्स की बात करते हैं। तो देखो चेतन आपको तो फंड का ऑफर आया था, आपने डिक्लाइन किया, तो मुझे कुछ पूछने बताने को इसमें है नहीं, लेकिन अर्थ आपको 75 लाख ऑफर हुआ था मोटा मोटा, नहीं मतलब मैं शार्क टैंक एपिसोड की बात कर रहा हूँ कि आपको 75 लाख टोटल ऑफर हुआ था, 6.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे अराउंड है। इनसाइड एफपीवी ने पुट किया था कि 25 करोड़ का में, हाँ और वो लास्ट में सबको लेने में गए 4 6 प्लस। तो आप मुझे ये बताओ, डिड यू एक्सेप्ट, मतलब पैसा लिया अकाउंट में या नहीं लिया, या क्या हुआ वहां, हमने तो वहां तक ही देखा, एपिसोड खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ, पैसा लिया या नहीं लिया आपने?